हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये प्रश्नावली कंपटीशन के मैथ से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस की प्रश्नावली 13 है। देखते हैं तो हम इस प्रश्नावली के अंदर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है सूत्रों की। तो हम सूत्रों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और जहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ आपके लिए सूत्र याद करने मतलब रटने की जगह पे एकदम बिल्कुल समझ में आएंगे। तो देखो किस प्रकार हम इन सूत्रों को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3D आकृतियों में। कौन सी 3D आकृति? वैसे तो हम इन आकृतियों को दो भागों में डिफाइन करते हैं, 2D और 3D, मतलब द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय आकृतियों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आकृति पढ़ते हैं घनाभ की। तो देखो घनाभ की आकृति में क्या होता है, जैसे ये हमें घनाभ की आकृति बनानी है। तो इस घनाभ की आकृति में ये आकृति अपने पास घनाभ है। किसकी? घनाभ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर बिंदु डिनोट करता हूं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये क्या हो, इस पर बिंदु डिनोट कर दिए। तो उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, ये अपनी लंबाई, ये अपनी चौड़ाई, तो ये अपनी क्या होगी, हाइट मतलब ऊंचाई। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके बारे में क्या करते हैं, इसके बारे में हम आयलर सूत्र से संबंध स्थापित करते हैं। 3D आकृतियां होती है, हम क्या करते हैं, आयलर सूत्र से संबंध स्थापित करते हैं। तो देखो अपना जो आयलर सूत्र होता है, आयलर सूत्र बराबर होता है बी प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। क्या होता है? बी प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। तो देखो जब बी प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 होता है, ये अपना क्या होता है, आयलर सूत्र होता है। क्या होता है? आयलर सूत्र। इसके द्वारा हम आकृति में क्या करते हैं, संबंध डिफाइन करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बी जो होती है अपने यहाँ पर, ये होते हैं शीर्ष मतलब वेक्टर। क्या होते हैं? शीर्ष। और जो एफ होते हैं ये अपने होते हैं फलक। क्या होते हैं? फलक मतलब फेस। और जो अपने ई होती है ये होते हैं अपने किनारे। क्या होते हैं? किनारे मतलब एज, या बोल सकते हैं हम इनको कोर। क्या बोल सकते हैं? कोर। दैट्स। तो आगे देखते हैं हम इसमें, ये हमें डिफाइन करना है। इसके अंदर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम शीर्षों की बात करते हैं, वर्टेक्स की बात करते हैं। तो वर्टेक्स क्या होंगे अपने इसमें, तो जो अपने ये बिंदु है ना, अपने कौन कौन से बिंदु है इसके अंदर, देखो ए बी सी टी ई एफ जी और एच, ये क्या है अपने यहाँ में वर्टेक्स। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है अपने यहाँ पे वर्टेक्स। तो कितने हुए? 8। कितने हुए? 8। कितने हुए? 8। उसके बाद देखते हैं हम अगली कंडीशन, फेस। फेस जो होंगे अपने कितने होंगे? 6। देखो मैं गिनाता हूं आपके लिए फेस कितने होते हैं इसमें। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए फेस गिना रहा हूं, ए बी सी डी अपने आप में एक फलक है। क्या है? अपने आप में एक फलक है। तो अपने आप में एक फेस हुआ। जस्ट जब अपन इसके अपोजिट साइड में देखेंगे, तो जैसे ए बी सी डी, ये जस्ट अपोजिट इसके कौन सा होगा? ई एफ जी एच, जस्ट अपोजिट क्या होगा? इसके विपरीत फलक होगा। तो ऐसे एक और एक, 2 हुए। ऐसे फिर दोबारा देखते हैं, सी डी जी और एफ, ये एक फलक हुआ। तो इसके जस्ट विपरीत कौन सा होगा? बी ए एच ई,
ये होगा, ये कितने हो गए 4, कौन कौन से, 1 2 3 4, कितने हुए 4। अब देखो सुनो, ये 4 फलक तो हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, और बचे हुए हमारे पास 2 फलक हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं इनको आपको वैसे गिनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, ये जो फलक होंगे अपने A B C D, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक बार, A B C D, ये अपने आप में एक फलक है A B C D। जस्ट अपोजिट जो होगा इसके कौन सा, E F G H, कौन सा E F G H, ये जस्ट अपोजिट होगा इसके। इसी प्रकार हम बात करते हैं तो कौन सा होगा, B C F E, कौन सा B C F E। तो जस्ट अपोजिट कौन सा होगा इसके, A D G H, कौन सा A D G H, कौन सा होगा A D G H। फिर उसके बाद बात करते हैं अपने कौन सा है, ये कंप्लीट हुए। फिर देखो अपना कौन कौन सा हुआ, A H E B या फिर A B E H, कौन कौन से A B E H, ये हुआ। फिर जस्ट कौन सा हुआ, C D G F, कौन सा C D G F, कौन सा C D G F, ये क्या हुआ, इसके फलक हुए। क्या हुए, फलक। मतलब अब 6 फलक हो गए हमारे पास, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए इसके फलक। क्या हुए, फलक। अगली कंडीशन बात करते हैं हम इनकी किनारों की, मतलब कोरों की बात करते हैं। इसमें कोर जो होंगे अपने, देखो भैया कितने होंगे, 8, सॉरी कितने होंगे, 12 होंगे। कितने होंगे, 12। तो कोरों में हम देखते हैं, देखो कौन कौन सी कोर होंगी। जब अपने दो सतह इस प्रकार इस पर आके डिफाइन हो रही, मतलब ऐसे दो सतह आपस में आगे क्या टिक रहे होंगी, तो वे अपने आप में क्या होंगे, इसकी कोर होंगी। मतलब क्या होंगी, एक तरीके से भुजा होंगी। कहते होंगे भुजा। तो जैसे देखो मैं आपके लिए बताऊं यहाँ पर, तो मैं यहाँ भुजा बताऊं जैसे आपके लिए, ये अपनी भुजाएं कौन कौन सी, ए और बी एक भुजा होगी यहाँ पर, ए बी भुजा हो गई। उसी प्रकार कौन सी होगी अपने यहाँ पर, बी और ई, कौन सी बी और ई, ये अपनी भुजा हो गई बी और, इसके बाद ए एच, कौन सी ए और एच, ये अपनी भुजा हो गई। ए बी ये भुजा हो गई, बी ई भुजा हो गई, उसके बाद ए एच होगी। फिर उसके बाद कौन सी बची, अपनी एच और ई भुजा बची। जस्ट ऐसे देखते हैं हमारे पास ये भुजा कौन सी, सी डी इसकी भुजा हो गई। उसके बाद सी एफ इसकी भुजा हो गई। उसके बाद एफ जी इसकी भुजा हो गई। उसके बाद देखते हैं तो इसकी भुजा कौन सी बची, जी और डी, ये इसकी भुजा हुई। उसके बाद देखते हैं अपनी कौन सी है, ए डी एक भुजा हुई इसकी। उसके बाद कौन सी, जी डी इसकी भुजा। उसके बाद देखते हैं जी एच। उसके बाद कौन सी, ए एच, ये तो हमने लिख दी, ठीक है। अब देखो कौन सी बची इसके बाद, जी एच, ये भी लिख दी हमें। फिर उसके बाद देखते हैं चलो, और उसके बाद ये बची अपनी बी सी, बी सी भुजा हो गई। उसके बाद अपनी बी ई भुजा हो गई। उसके बाद भुजा देखो अपनी कौन सी बची, ई एफ, ई एफ भुजा अपनी। ई एफ भुजा गिनो कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने भुजा हुए, 12। तो हम कह सकते हैं इसके जो किनारे हुए कितने हुए, 12। अब हम इसको संबंध स्थापित करते हैं इसके द्वारा। तो देखो संबंध क्या है, b प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। क्या, b प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। तो देखो सुनो, b अपने पास कितने हैं, मतलब शीर्ष जो कितने अपने 8 प्लस फेस कितने अपने 6 बराबर, किनारे कितने 2, 12 प्लस 2 बराबर, सामने दे दें 14 इज इक्वल टू 14, मतलब 14 बराबर 14। ये अपना क्या हुआ, इसमें संबंध स्थापित हो गया। 3D आकृति घनाभ के अंदर हमने क्या किया, संबंध स्थापित कर लिया। क्या किया, संबंध स्थापित कर दिया 3D आकृति घनाभ के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या होगा। अब हमें सबसे पहले इसमें बात करते हैं, ये अपने अपने जो ये हमने अब तक जो बताया आपके लिए, ये अपने क्लास के जो अपने नोट्स हैं उनसे कोई मैटर नहीं रखता अपने आप में, लेकिन ये बताना जरूरी है, आइलेट्स सूत्र से इसको संबंध दर्शाना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं इनमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि 3D
देखो बच्चों अब क्या करते हैं, इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने चित्र के ऊपर देखते हैं, ये जो अपना चित्र है, तो देखो सुनो, मैंने इसको लंबाई मान लिया, इसको चौड़ाई, और इसको क्या मान लिया? ऊंचाई। तो देखो मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। एल जो अपना है हमारे पास यहाँ पर लंबाई, बी है जो अपना यहाँ पर क्या है? चौड़ाई, और एच जो अपना क्या है यहाँ पर? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। तो देखो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपके लिए कि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और वो मैंने अभी आपके लिए डिफाइन कराए थे, कौन कौन से फलक कैसे कैसे थे। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक फर्स्ट ऑफ ऑल बात जो डिनोट करने वाली बात है घनाभ के अंदर, कभी भी इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या रखना है? मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो घनाभ होता है ना, क्या? घनाभ का प्रत्येक फलक, मतलब जो इसका फेस होता है, प्रत्येक फलक एक आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है, मतलब रेक्टेंगुलर आयत होता है। इसका जो प्रत्येक फलक होगा वो क्या होगा? आयत। तो मैं इस प्रकार आपसे बात कर सकता हूं कि हमें घनाभ के प्रत्येक फलक के इस बारे में जब बात करनी है तो हमें क्या करना है? आयत के बारे में बात करनी है। किसके? आयत के बारे में। तो देखो जब आयत की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आयत का क्षेत्रफल। क्या लिख रहा हूं? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हमने पहले बता दिया, एल लंबाई और बी चौड़ाई, और एच क्या है अपने यहाँ पर? हाइट, मतलब ऊंचाई। तो देखो भैया मैं अब आपके लिए बता रहा हूं यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए आकृति बता रहा हूं, ए बी ई एच। कौन सी? ए बी ई एच। ये जिस प्रकार आकृति है अपने आप में एक आयत है। मैं बोल सकता हूं ए बी ई एच एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं हम यहाँ पर। क्या लिखते हैं? आयत का क्षेत्रफल। ये लंबाई, तो ये क्या हुई? इसकी चौड़ाई। क्या हुई भाई? लंबाई और चौड़ाई। तो एल इंटू बी। क्या हुई? एल इंटू बी। तो जस्ट एक चीज देखो, जब ये आकृति ए बी ई एच है ना, तो जस्ट बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल कौन सी? सी डी जी और एफ। ये भी तो क्या होगी? एक अपने आप में आकृति होगी आयत जैसी, क्योंकि मैंने 6 फलक बताए थे घनाभ के। और जब 6 फलक बताए तो मैंने बोल रहा कि जिस प्रकार घनाभ के एक लंबाई चौड़ाई के आयत के जो फलक होंगे अपने आप में, जिस प्रकार नीचे वाला फलक ऊपर वाले फलक के बिल्कुल लंबाई चौड़ाई में बराबर होगा, बगल वाला फलक अपने आप में ये फलक इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ये फलक अपने आप में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये जो फलक बच रहे अपने, ये फलक बिल्कुल अपने आप में इसके बराबर होंगे। तो देखो मैं एक एक आकृति को डिफाइन करता हूँ और उसके बाद ना, या फिर हम कह सकते हैं जहां हम पढ़ रहे हैं सूर्य की तरह, वहां हमने अपना क्या है? कमरा मानना है, अपना एक रूम मानना है, और उस रूम के हिसाब से देखना है जिस जगह पर हम नीचे बैठते हैं वो अपने आप में क्या हुई? एक फर्श हुई, तो वो भी तो एक आयताकार होगी। और जो कमरे के ऊपर अपनी जो छत होगी वो भी क्या होगी? एक आयताकार। तो छत, तो अपनी जो फर्श है उसकी लंबाई और चौड़ाई और छत की लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि इसका जो क्षेत्रफल बनेगा आयत का, पहले वाले का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसी प्रकार दूसरा जो छत थी अपनी, उसका भी क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो एक मैंने लिख दिया ए बी ई एच, ये अपने आप में एक आयत है, इसकी क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरी कौन सी होगी? सी डी जी एफ, ये क्या होगा? अपने आप में एक आयत, इसकी भी क्या होगी? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने इसको क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया, मतलब इसको जोड़ दिया, एल इंटू बी। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं हम क्या होती है। अब उसके बाद दोबारा दूसरी कंडीशन देखते हैं हमारे पास कि भाई बी सी एफ ए, ये भी तो अपने आप में एक आयत है। कौन सा? बी सी एफ ए, ये क्या है? अपने आप में एक आयत है। तो इसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम। तो बी इंटू क्या होगा? एच। बी इंटू एच क्या होगा? बी इंटू एच। तो बी इंटू एच होगा, तो मैं यहाँ पे इसका क्षेत्रफल लिख रहा हूँ प्लस करके, क्योंकि हमें 6 फलक दिखाने हैं। बी इंटू एच, तो जब ये बी इंटू एच होगा तो जस्ट इसके बिल्कुल बराबर में अपोजिट साइड में कौन सी होगी? ए डी जी एच। ए डी जी एच, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा भाई? बी इंटू एच। क्या होगा? बी इंटू एच। क्या होगा? बी इंटू एच। ये भी इसको मैंने ऐड कर दिया। अब देखो भाई जो अगली बची सेम कंडीशन हमारे पास, अगली कंडीशन जो बचेगी हमारे पास, कौन कौन सी बची?
ये जैसे कि ए बी सी डी, कौन सी, ए बी सी डी, 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 ये अपने आप में क्या है, एक आयत है। तो जस्ट बिल्कुल इसके विपरीत कौन सा होगा, देखो इसकी लंबाई एल है, इसकी ऊंचाई एच मान ली, तो जस्ट बिल्कुल ये क्या होगी अपने आप में एच, और ये क्या होगी अपने आप में एल। तो जस्ट विपरीत कौन सा होगा इसके, एच ई एफ जी, कौन सा, एच ई एफ जी, ये क्या होगा अपने आप में इसका आयत होगा। तो मैं इसका क्षेत्रफल लिख रहा हूं एल इंटू एच, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो देखो अगला क्या होगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, मैंने बताया था ए बी सी डी के जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, ई एफ जी एच। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू एच, क्या होगा, एल इंटू एच। अब देखो इनको हम डिनोट करते हैं, एल वी इंटू एल वी, तो क्या होगा भैया 2LV, क्या हुआ 2LV प्लस बी एच इंटू बी एच, तो क्या हो गया 2BH प्लस एल एच, तो ये क्या हो गया 2LH, क्या हो गया 2LH, क्या हो जाएगा 2LH। तो अब यहां से देखो इसमें से दो हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, दो कॉमन, LV प्लस BH प्लस LH, ये क्या लिया हमने इसमें से दो कॉमन। और यही क्या होता है बच्चों, अपने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ तो देखो अगला जो सूत्र बनता है अपना इसकी क्या, घनाभ के अंदर बिना ढक्कन वाली वस्तु का क्षेत्रफल। तो बिना ढक्कन वाली जो घनाभ की आकार की वस्तु होगी उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि देखो घनाभ आकार कोई टंकी होती है वो बिना ढक्कन वाली होती है, जिस प्रकार कोई संदूक होता है, संदूक से ऊपर से अगर हम ढक्कन हटा दो बिना ढक्कन, जैसे बक्सा, बक्सा के ऊपर से हम ढक्कन हटा दो बिना ढक्कन वाली वस्तु हुई। तो इस प्रकार की आकृतियों का हम क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, तो जैसे कि देखो किस प्रकार इस आकृतियों का क्षेत्रफल किस प्रकार बनता है। हम घनाभ के आकार की वस्तुओं की बात करें, यदि हम घनाभ को बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए तो घन की कोई टेंशन नहीं, जितने भी सूत्र होंगे घनाभ के द्वारा हम घन के भी इसी तरह बनेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है घनाभ के घन के बनाने का। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल घनाभ को डिफाइन कर रहा हूं, तो उसके बाद देखते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बिना ढक्कन वाली घनाभ आकार वस्तु का क्षेत्रफल किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने आपके लिए बताया था कि घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं, तो उन्हीं 6 फलकों के हिसाब से मैंने 1 2 3 4 5 6 फलकों का मैंने क्षेत्रफल लिखा रहा है। और मैंने क्या कहा आपसे कि सिर्फ हमें आयत का क्षेत्रफल याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है, इतना तो आप कर सकते हो थोड़ा सा। तो उसके बाद अगली कंडीशन देखते हैं भाई, हम बात कर रहे हैं बिना ढक्कन वाली घनाभ के आकार की वस्तु का क्षेत्रफल। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था आपके लिए कि जिस प्रकार एक घनाभ है, क्या है घनाभ, तो मैं बता रहा था आपके लिए जैसे ए बी ई और एच, ए बी ई और एच अपने आप में क्या है घनाभ का एक तरीका से देखते हैं हम, इसकी फर्श है। मतलब यदि हमने ये अपना एक कमरा मान लिया तो मैं कह रहा हूं कि ये कमरे की क्या है अपने आप में अपना आंगन बोल सकते हैं, उसको फर्श बोल सकते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन देखते हैं अपनी, तो मैं उसके बाद क्या है, अब ये क्या है अपने इसकी, जब ये हमने फर्श बोली घनाभ की, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये क्या है अपने इसकी कमरे की छत है। मतलब जब हमने इसको अपने घर की या कमरे की फर्श बोली है तो उस कमरे की फर्श के ऊपर क्या होगी छत, तो ये उसकी क्या होगी छत, कौन सी, CDGF, क्या होगी अपने आप में इसकी ये छत होगी। अब मैं इस छत को हटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, छत को हटा रहा हूं, मैं यहां से छत को हटा रहा हूं। जैसे मैंने पहले ए बी ई और एच का जो क्षेत्रफल ज्ञात किया था L इंटू वी था, वो मैंने यहां लिख दिया L इंटू वी। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से
तो ये क्या बच्चा बी प्लस एल या फिर एल प्लस बी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो कैसे भी लिख सकते हैं बी प्लस एल या एल प्लस बी। तो देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हिंदी में और लिखना चाहें तो हम इसको बिल्कुल एल इंटू बी क्या होता है भाई साहब, एल इंटू बी क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या लिख सकते हैं आयत का पैरामीटर होता है आयत का मतलब रेक्टेंगुलर का क्या होता है पैरामीटर मतलब परिमाप, और इनटू क्या हो रही है इसके अंदर हाइट, क्या हो रही है हाइट। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास घनाभ का बिना ढक्कन वाली वस्तु है जो उसका क्या निकल के आ गया क्षेत्रफल। या तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं या फिर आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो ये क्या हो गया हमारे पास बिना ढक्कन वाली घनाभ के आकार की वस्तु का क्षेत्रफल, बिना ढक्कन वाली घनाभ के आकार की वस्तु का क्षेत्रफल ये हुआ। अब देखो इसी प्रकार अगली कंडीशन होती है कि अब इसमें अगला जो सूत्र होता है अपने पास कौन सा, ये जो हुआ अपने पास बिना ढक्कन वाली घनाभाकार वस्तु का क्षेत्रफल, दोनों एक ही हैं, कोई से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखो अगला जो होगा अपने पास यहाँ पर नंबर 3 जो कंसेप्ट होगा इसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये सिर्फ चल रहा है अपने पास कौन से में घनाभ के अंदर, कौन से में हम जब घनाभ की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो मैं इसी से फिर दोबारा यहां से ज्ञात कर रहा हूं, जब हमें चारों दीवार चाहिए ना इसकी, तो देखो पहले हमें छत हटाई थी, अब दोबारा फर्श को भी हटा देते हैं हम इसमें से, इसको भी हटा देते फर्श, तो ये चारों दीवार रह जाएंगी। ये अपनी जो दीवार बचेगी एक तरीका से ए डी जी एच ये अपनी दीवार बचेगी, दूसरी कौन सी होगी अपनी बी सी एफ ई जो अपनी दीवार बचेगी, उसके बाद एच जी एफ और ई ये अपनी दीवार बचेगी, दूसरी डी ए बी और सी ये अपनी दीवार बचेगी। सिर्फ 4 दीवार बचेंगे, छत और फर्श हमने क्या कर दिए इसके अलग कर दिए। तो देखो जब हम छत और फर्श को बिल्कुल अलग कर देते हैं तो हम फिर दोबारा यहीं से सूत्र निकालते हैं, दोबारा से यहीं से सूत्र निकालते हैं। तो देखो जब मैंने छत और फर्श को अलग किया तो अब मैं अब की बार इसको यहाँ से दोबारा से छत और फर्श का क्षेत्रफल बिल्कुल अलग करता हूँ। तो देखो अपना जो ये शेष हिस्सा बचेगा ना, ये क्या होगा अपना, ये क्या होगा घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कौन कौन सा, मैं इसको फिर दोबारा डिनोट करता हूँ 2BH प्लस 2HL या LH, ठीक है। वही 2 सार मिश्र लेंगे यहाँ से और H आ जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास B प्लस L, क्या होगा B प्लस L। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। ये क्या हुआ अपने यहाँ पर मतलब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कौन से कमरे की, जो घनाभ के आकार का कमरा है, घन के आकार के कमरे का अलग क्षेत्रफल होगा। लेकिन हम जब इसको बिल्कुल पूरी तरह समझ जाएंगे ना तो घन के बनाने की हमें कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस में यही बनेगा। बस हमें वहां एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो हम आगे कंसेप्ट में बताएंगे क्या ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो अगला जो सूत्र होता है, देखो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे यहाँ मतलब घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण किस प्रकार डिनोट करते हैं मतलब निकालते हैं। तो हमें पता है कि घनाभ का प्रत्येक फलक एक आयत होता है, तो हम बस आयत को ही देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ABCD अपने आप में एक आयत है। जब हम विकर्ण की बात करेंगे तो मैं इसमें एक विकर्ण डाल रहा हूँ, जैसे ये अपने आप में क्या हुआ इसका एक विकर्ण, तो इस प्रकार ये भुजा ले, तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ L और B, क्या हुआ L और B, ठीक है। L और B जब ये अपने आप में विकर्ण होगा, दो घनाभ और घन के विकर्ण की अलग प्रोसेस है, क्या होती है कि घनाभ का विकर्ण में हम किस प्रकार याद करते हैं कि किसी भी घनाभाकार कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी लंबाई की छड़ को किस प्रकार रखा जाता है, मतलब अधिकतम लंबाई की जब छड़ की लंबाई ज्ञात करनी होगी तो ऐसी सिचुएशन में हमें घनाभ के विकर्ण के सूत्र की जरूरत होती है, ठीक है। कमरा या फिर जो कोई आकृति होगी हमारे पास घनाभाकार होगी, क्वेश्चन होगा आपके लिए कि 5 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक
घनाभाकार कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसका क्या ज्ञात करना होता है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना होता है। तो घनाभ के विकर्ण के लिए देखो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञात करते हैं कि ये अपने आप में क्या है, एक आयत है। जब ये आयत होगा तो मैं इस आयत से डिनोट कर रहा हूं, देखो यहाँ पर कि मैं वो यहाँ पर त्रिभुज ए बी और सी ये त्रिभुज ले रहा हूं, और जब मैं त्रिभुज एबीसी लूंगा तो हमारे पास ये यहाँ पर कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि आयत का जो चारों कोण होते हैं उनका टोटल सम जो होता है अपना कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो सब चारों 90 डिग्री होंगे, तो फिर यहाँ से हमें विकर्ण डालने पर आधे आधे भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 45 के हो जाएंगे, और ये अपने आप में कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है मतलब राइट एंगल त्रिभुज हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो राइट एंगल त्रिभुज के अंदर क्या करते हैं हम, देखो कि हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात करनी होती है इस कंडीशन में। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो यहाँ पर जब ये 90 डिग्री कोण है तो इसके सामने क्या होगा, ये कर्ण होगा। तो कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB पे स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर। क्या, AB पर स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर। तो अगली सिचुएशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC पर स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये अपने आप में क्या निकल के आएगा, मतलब आयत का विकर्ण निकल के आएगा। लेकिन एक सिचुएशन क्या है कि घनाभ जब हम 3D कौन सी 3D आकृति पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या होंगे, अपने आप में 3 विमा होंगी। क्या होंगे, 3 विमा। जैसे मैं घनाभ की बात करूं यहाँ पर ABCD, ये अपने आप में एक आयत फलक दिख रहा है, तो मैं पूरे घनाभ की बात कर रहा हूँ। कौन से, ABCDEFGH, ये अपने आप में क्या पूरा घनाभ है। तो देखो सुनो, आप तुम किसी भी एक कोने पर देखो, इसके पर आपको 3 विमाएं दिखाई देंगी। क्या देखेंगे, दिखाए 3 विमाएं। जैसे देखो ये मैं इस ए बिंदु को डिनोट करता हूँ, इस ए बिंदु से एक भुजा तो ये जा रही, और एक भुजा ये जा रही, और एक भुजा ये जा रही, मतलब एक जगह से 3 भुजाएं देंगी दिखाई। क्या देंगी, 3 भुजाएं देंगी दिखाई। तो देखो हमें क्या करना है, और देखो कोई से बिंदु से देख सकते हैं इस घनाभ के। इस प्रकार बिंदु बी से देखते हैं तो एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, और एक भुजा ये रही। इसी प्रकार अगले कोई और बिंदु से देखते हैं हम, देखो ये बिंदु से एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, और एक भुजा ये रही। तो ये एक बात समझ में आई यहाँ से कि जब हम आयत के बारे में बात करें तो हमें सिर्फ 2 भुजाएं ज्ञात कर रही थी, लेकिन हम घनाभ के बारे में बात कर, घनाभ की कैसे विकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। किसके में, घनाभ के विकर्ण के बारे में। यहाँ तक तो हमने आयत की प्रोसेस से अपना फॉर्मूला कंप्लीट किया था, लेकिन तीसरी कंडीशन क्या होगी इसमें, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर भी क्या कर देना, ऐड। जैसे ही ऊंचाई का स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो अपने आप में क्या बन के निकलेगा, हमारे पास घनाभ का विकर्ण निकल के बाहर आ जाएगा। घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकल के बाहर आ जाएगी। ये तो हुआ अपने आयत का विकर्ण। क्या हुआ, आयत का विकर्ण। अगर इसको आगे लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तो हुआ अपना क्या, सिर्फ और सिर्फ आयत का विकर्ण। क्या हुआ, आयत का विकर्ण। आयत के जो विकर्ण की लंबाई होगी वो ये होती है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए घनाभ का, तो हमने आयत का विकर्ण तो यहाँ तक निकाल लिया। उसके बाद तीसरी भुजा जो हमने ऐड कर रहे थे यहाँ पर, तो इसी भुजा में क्या करेंगे, जो घनाभ का विकर्ण होगा अपना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तीसरा क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, H स्क्वायर। क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तीसरा क्या आ जाएगा, H स्क्वायर। क्यों, आखिर क्यों हुआ ये ऐसा H स्क्वायर। तो देखो इसके अंदर इसमें क्या है कि हम जब बता आपके लिए अभी मैंने बताया था कि ये बिंदु ए पे से देख के मैंने अपने यहाँ पे 3 भुजाएं बताई थी। मतलब ये जो कंसेप्ट अपना 3D आकृति का चल रहा है, तो 3D आकृति के अंदर हमारे पास 3 विमाएं होंगी। कौन कौन से अक्ष होंगे, एक्स वाई जेड। ये अक्ष होंगे अपने आप में, और ये एक दूसरे पर लंबवत होंगे, ठीक है। जब ये लंबवत होंगे, देखो सुनो, तो ये मैंने L माना, ये यहाँ पर B हुआ, बिल्कुल राइट बात है। तीसरी भुजा अगर मैं बिंदु B से देखता हूँ LB, तो तीसरी भुजा कौन सी निकल के जा रही है, H की तरफ जा रही है। तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, अपने आप में H हो जाएगी। ये तो सिर्फ मैंने यहाँ तक ज्ञात किया प्रोसेस था, अपना आयत का विकर्ण निकालने का प्रोसेस था यहाँ। उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, घनाभ का विकर्ण। जैसे हम आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि घनाभ के अंदर 3D में 3 विमा होती है, तीसरी भुजा उसके अंदर ऊंचाई होती है। तो उसमें मैंने क्या कर दिया, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऊंचाई का स्क्वायर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे ऊंचाई का स्क्वायर ऐड करेंगे हम अंडर रूट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, अपना घनाभ का विकर्ण। क्या बन जाएगा, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बन जाएगा। तो ये अपना घनाभ का विकर्ण मैं आशा करता हूँ सबकी समझ में लगभग आ गया होगा, ठीक है।
एक और इम्पोर्टेंट सूत्र है जो आपके कंपटीशन में बहुत अच्छा काम पड़ता है, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। तो देखो ये क्या होता है, बराबर में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक LV प्लस BH प्लस HL। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपने सिलेबस में नहीं है, मतलब जो अपना 10th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर ये फॉर्मूला नहीं है। तो मैं इस फॉर्मूला को कंपटीशन वालों की तरफ से डाल रहा हूँ इसमें। तो देखो इसका मेन कंसेप्ट का जो फॉर्मूला का यूज होता है किस प्रकार होता है, देखो इस फॉर्मूले के अंदर किस प्रकार यूज करेंगे इसको। तो इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस प्रकार होगा अपना कि घनाभ की तीनों भुजाओं का योगफल दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा, घनाभ की तीनों भुजाओं का योगफल, और साथ ही घनाभ के विकर्ण की लंबाई दी। एक मैं फॉर्मूला आपके लिए डिफाइन कर रहा था L प्लस बी प्लस एस का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं 2LV 2BH 2HL। तो मैंने इसको डायरेक्टली दो पहले कॉमन ले लिया इसमें से, फिर डायरेक्ट लिख दिया LV BH और HL। ये मैंने आपको पहले बता दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखो मैं अभी बता रहा था कि ये क्या है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या है। तो मैं क्या बोल रहा था, जिस प्रकार सर जी आपने तो अभी हमें बताया था घनाभ का विकर्ण अंडर रूट के अंदर होता है, वो नहीं, हाँ होता है अंडर रूट के अंदर, बिल्कुल सत्य बात है। मैं इसको एक बार इस किसी भुजा या कोई चीज उसके बराबर लिख देता हूँ, मतलब AC बराबर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये घनाभ का बिल्कुल रियल में विकर्ण की लंबाई है, लेकिन क्या होगा, हमें उसके अंदर क्या दिया होगा कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई इतनी है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई जब इतनी होगी तो हमें मान चलो घनाभ के विकर्ण की लंबाई AC भुजा मान ली, तो AC के बराबर मैं जैसे ही इसको लिखूंगा तो ये मान हमारे पास यहाँ सामने लिखा हुआ जाएगा, जो हमारे पास निकल के आया मान चलो A मान हुआ हमारे पास A। घनाभ के जो विकर्ण की लंबाई हुई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या हुई अपने पास A हुई, क्या हुई A। तो मैं AC के बराबर क्या लिख दिया, A लिख दिया। अब मैं एक बात देखो सामने, जैसे मैं इस भुजा पर स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये सामने वाला जो अंडर रूट है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब सीधा क्या बच जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जैसे इसी प्रकार यहीं से देखते हैं हम इसको, मतलब ये जो कंडीशन होगी AC पर वर्ग होगा यहाँ पर इसके हिसाब से, और सामने वाली भुजा क्या है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस पर भी क्या होगा वर्ग होगा। और जब रूट के अंदर समान संख्या जब वर्ग करते हैं तो क्या होता है, रूट आपस में हट जाते हैं, ओनली वो रूट के अंदर वाली संख्या बाहर आ जाती है। तो मतलब AC पर स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जो अपना फॉर्मूला यहाँ से हमें निकाल के लिखा है, ठीक है। तो इसका यूज किस प्रकार होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, घनाभ का तीनों भुजाओं का योगफल दे देगा, या फिर घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे देगा, तो आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, या फिर घनाभ के विकर्ण की लंबाई देने के साथ साथ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, तो घनाभ की तीनों भुजाओं का सम आपसे पूछेगा। इस क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन आपके लिए लागू होता है, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला होता है अपना हमारे पास घनाभ के आयतन होता है, क्या होता है, घनाभ का आयतन। जब हम आयतन की बात करते हैं तो देखो हमारे पास क्या है, घनाभ के आयतन की बात करते हैं। आयतन का मतलब है कि कोई वस्तु के अंदर कितना स्थान घेर सकता है। आयतन का मतलब क्या होता है, घनाभ के अंदर कोई वस्तु कितना स्थान घेर सकती है। और देखो हम बात करें, ये पूरा अपने आप में घनाभ है, तो हम घनाभ के आयतन की बात करते हैं। घनाभ का आयतन मतलब वॉल्यूम, कीवर्ड ऑफ वॉल्यूम, घनाभ का आयतन। तो आयतन के बारे में बात करते हैं तो देखो आयतन में जब सामने संख्या होता है हमारे पास L इंटू बी, L गुणा बी, और तीसरी भुजा क्या होती है H। इन तीनों भुजाओं को अपने आप में क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। कौन कौन सी, L इंटू बी इंटू एच, किसमें, आयतन के अंदर, किसमें, आयतन के अंदर। क्यों,
देखो आपने हमारे पास मैंने बताया कि 3D आकृति पड़े तो हमारे पास 3 भुजाएं होंगी, तो तीनों भुजाओं के हिसाब से ये भुजा एल की, तो ये भुजा एल की, ये भुजा एल की, ये भुजा एल की, इस प्रकार ये एच की, ये एच की, ये एच की, इस प्रकार ये भी, ये भी, ये भी। तो मतलब एक ही बिंदु से 3 भुजाएं दिखेंगी हमारे पास, और 3 भुजाएं मतलब एक्स वाई जेड 3 अक्ष दिखेंगे, 3 अक्षों के हिसाब से एल वी, एल वी, एल वी और एच। तो अपने आप में क्या हुआ, हमें एल वी एच इससे क्या कर दिया, हमें अपना गुणा कर दिया। क्या कर दिया, गुणा। तीनों भुजाओं को क्या कर दिया, हमने गुणा कर दिया। ठीक। हाँ तो देखो अगला फॉर्मूला होता है, लास्ट फॉर्मूला रहा है इसका अपना कौन सा, घनाभ का आयतन, सॉरी घनाभ का पैरामीटर, मतलब घनाभ का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। घनाभ का परिमाप, क्या, घनाभ का परिमाप। घनाभ का पैरामीटर किस प्रकार निकालते हैं, तो मैंने आपके लिए बताया था घनाभ के अंदर कितनी विमाएं होती है, टोटल 12 होती है। कितनी होती है, 12। तो देखो मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब L प्लस बी प्लस एच, इस प्रकार हम विमाओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पैरामीटर की जब जब बात होती है, मतलब 2D आकृति हो या 3D आकृति हो, हम पैरामीटर की जब जब बात करें तो जितनी भुजाएं होंगी उसकी क्या होंगे, जितने उसकी कोर होंगे, उन सभी कोरों को आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखो हमारे पास में क्या, L प्लस बी प्लस एच, ये अपनी विमा हुई। तो मैं इनको आपस में क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इनको ऐसे लिखता हूँ, L बी प्लस एच, L प्लस बी प्लस एच प्लस L प्लस बी प्लस एच प्लस L प्लस बी प्लस एच प्लस L प्लस बी प्लस एच, तो अपने आप में ये क्या होंगी, 4 भुजाएं होंगी। क्या होंगी, 4 भुजाएं होंगी अपने आप में। क्या होंगी, 4। देखो 4L 4B और 4 ही क्या होंगे, अपने आप में H होंगे। तो मैंने इसमें डायरेक्ट 4 क्या लिया, सारनिष्ठ कॉमन लिया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जो अपना घनाभ का परिमाप होगा क्या होगा, 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या हो जाएगा, 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये अपने घनाभ का पैरामीटर हो जाएगा। ये अपने घनाभ का पैरामीटर हो जाएगा। देखो घनाभ के परिमाप के बारे में बात करें तो घनाभ का जो पैरामीटर क्या होता है अपना, देखो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया 4 कोष्टक L प्लस बी प्लस इंटू एच। मतलब जब भी हम पैरामीटर की बात करते हैं क्या करते हैं, सभी भुजाओं को सम करते हैं, मतलब जोड़ते हैं सभी भुजाएं। तो मैंने इसको इस प्रकार लिखा L प्लस बी प्लस एच, L प्लस बी प्लस एच, L प्लस बी प्लस एच, L प्लस बी प्लस एच। तो देखो सुनो, L L L और L, कितने L हुए अपने, 4 L हुए। कितने L हुए, 4। 1 2 3 और 4। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4L प्लस, इसी प्रकार 1 2 3 4, कितने हुए, 4B प्लस 1 2 3 4, कितने हुए, 4H। तो मैं इसमें डायरेक्ट 4 क्या ले लिया, सारनिष्ठ मतलब कॉमन, तो L प्लस बी प्लस एच। ये क्या हुआ, अपना घनाभ का पैरामीटर, मतलब घनाभ का परिमाप। घनाभ का परिमाप अपने यहाँ पर निकल के। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये प्रश्नावली कंपटीशन के मैथ से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस की प्रश्नावली 13 है। देखते हैं तो हम इस प्रश्नावली के अंदर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है सूत्रों की। तो हम सूत्रों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और जहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ आपके लिए सूत्र याद करने, मतलब रटने की जगह पे एकदम बिल्कुल समझ में आएंगे। तो देखो किस प्रकार हम इन सूत्रों को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3D आकृतियों में। कौन सी, 3D आकृति। वैसे तो हम इन आकृतियों को 2 भागों में डिफाइन करते हैं, 2D और 3D, मतलब द्विविमीय और त्रैविमीय। द्विविमीय आकृतियों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आकृति पढ़ते हैं घनाभ की। तो देखो घनाभ की आकृति में क्या होता है, जैसे ये हमें घनाभ की आकृति बनानी है, तो इस घनाभ की आकृति में
ये आकृति अपने पास घनाभ है, किसकी? घनाभ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर बिंदु डिनोट करता हूं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये क्या हो, इस पर बिंदु डिनोट कर दिए। तो उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, ये अपनी लंबाई, ये अपनी चौड़ाई, तो ये अपनी क्या होगी? हाइट, मतलब ऊंचाई। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम आयलर सूत्र से संबंध स्थापित करते हैं। 3D आकृतियां होती है, हम क्या करते हैं, आयलर सूत्र से संबंध स्थापित करते हैं। तो देखो अपना जो आयलर सूत्र होता है, आयलर सूत्र बराबर होता है b प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। क्या होता है? b प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। तो देखो जब b प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 होता है, ये अपना क्या होता है? आयलर सूत्र होता है। क्या होता है? आयलर सूत्र। इसके द्वारा हम आकृति में क्या करते हैं? संबंध डिफाइन करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल b जो होती है अपने यहाँ पर, ये होते हैं शीर्ष, मतलब वेक्टर। क्या होते हैं? शीर्ष। और जो f होते हैं, ये अपने होते हैं फलक। क्या होते हैं? फलक, मतलब फेस। और जो अपने ई होती है, ये होते हैं अपने किनारे। क्या होते हैं? किनारे, मतलब एज, या बोल सकते हैं हम इनको कोर। क्या बोल सकते हैं? कोर। दैट्स। तो आगे देखते हैं हम इसमें, ये हमें डिफाइन करना है। इसके अंदर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम शीर्षों की बात करते हैं, वर्टेक्स की बात करते हैं। तो वर्टेक्स क्या होंगे अपने इसमें? तो जो अपने ये बिंदु है ना, अपने कौन कौन से बिंदु है इसके अंदर? देखो ए बी सी टी ई एफ जी और एच, ये क्या है अपने यहाँ में? वर्टेक्स। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है अपने यहाँ पे? वर्टेक्स। तो कितने हुए? 8। कितने हुए? 8। कितने हुए? 8। उसके बाद देखते हैं हम अगली कंडीशन, फेस। फेस जो होंगे अपने, कितने होंगे? 6। देखो मैं गिनाता हूं आपके लिए फेस कितने होते हैं इसमें। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए फेस गिना रहा हूं, ए बी सी डी, अपने आप में एक फलक है। क्या है? अपने आप में एक फलक है। तो अपने आप में एक फेस हुआ। जस्ट जब अपन इसके अपोजिट साइड में देखेंगे, तो जैसे ए बी सी डी, ये जस्ट अपोजिट इसके कौन सा होगा? ई एफ जी एच, जस्ट अपोजिट क्या होगा? इसके विपरीत फलक होगा। तो ऐसे एक और एक, 2 हुए। ऐसे फिर दोबारा देखते हैं, सी डी जी और एफ, ये एक फलक हुआ। तो इसके जस्ट विपरीत कौन सा होगा? बी ए एच ई, ये होगा। ये कितने हो गए? 4। कौन कौन से? 1 2 3 4। कितने हुए? 4। अब देखो सुनो, ये 4 फलक तो हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, और बचे हुए हमारे पास 2 फलक हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं इनको आपको वैसे गिनाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो ये जो फलक होंगे अपने ए बी सी डी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक बार, ए बी सी डी, ये अपने आप में एक फलक है, ए बी सी डी। जस्ट अपोजिट जो होगा इसके कौन सा? ई एफ जी एच। कौन सा? ई एफ जी एच, ये जस्ट अपोजिट होगा इसके। इसी प्रकार हम बात करते हैं तो कौन सा होगा? बी सी एफ ई। कौन सा? बी सी एफ ई। तो जस्ट अपोजिट कौन सा होगा इसके? ए डी जी एच। कौन सा? ए डी जी एच। कौन सा होगा? ए डी जी एच। फिर उसके बाद बात करते हैं अपने कौन सा है, ये कंप्लीट हुए। फिर देखो अपना कौन कौन सा हुआ? ए एच ई बी, या फिर ए बी ई एच। कौन कौन से? ए बी ई एच, ये हुआ। फिर जस्ट कौन सा हुआ? सी डी जी एफ। कौन सा? सी डी जी एफ। कौन सा? सी डी जी एफ। ये क्या हुआ? इसके फलक हुए। क्या हुए? फलक। मतलब अब 6 फलक हो गए हमारे पास। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए? इसके फलक। क्या हुए? फलक। अगली कंडीशन बात करते हैं हम इनकी किनारों की, मतलब कोरों की बात करते हैं। इसमें कोर जो होंगे अपने, देखो भैया कितने होंगे? 8, सॉरी कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे? 12।
तो कोरों में हम देखते हैं कौन कौन सी कोर होंगी। जब अपने दो सतह इस प्रकार इस पर आगे डिफाइन हो रही, मतलब ऐसे दो सतह आपस में आगे क्या टिक रही होंगी, तो वे अपने आप में क्या होंगी, इसकी कोर होंगी, मतलब क्या होंगी, एक तरीके से भुजा होंगी। कहते होंगे भुजा। तो जैसे देखो मैं आपके लिए बताऊं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भुजा बताऊं जैसे आपके लिए, ये अपनी भुजाएं कौन कौन सी, ए और बी एक भुजा होगी यहाँ पर, ए बी भुजा हो गई। उसी प्रकार कौन सी होगी अपने यहाँ पर, बी और ई, कौन सी, बी और ई, ये अपनी भुजा हो गई बी और, इसके बाद ए एच, कौन सी, ए और एच, ये अपनी भुजा हो गई। ए बी ये भुजा हो गई, बी ई भुजा हो गई, उसके बाद ए एच होगी, फिर उसके बाद कौन सी बची, अपनी एच और ई भुजा बची। जस्ट ऐसे देखते हैं हमारे पास ये भुजा कौन सी, सी डी इसकी भुजा हो गई, उसके बाद सी एफ इसकी भुजा हो गई, उसके बाद एफ जी इसकी भुजा हो गई, उसके बाद देखते हैं तो इसकी भुजा कौन सी बची, जी और डी, ये इसकी भुजा हुई। उसके बाद देखते हैं अपनी कौन सी है, ए डी एक भुजा हुई इसकी, उसके बाद कौन सी, जी डी इसकी भुजा, उसके बाद देखते हैं जी एच, उसके बाद कौन सी, ए एच तो हमने लिख दी, ठीक है। अब देखो कौन सी बची इसके बाद, जी एच, ये भी लिख दी हमें। तो उसके बाद देखते हैं चलो, और उसके बाद ये बची अपनी बी सी भुजा हो गई, उसके बाद अपनी बी ई भुजा हो गई, उसके बाद भुजा देखो अपनी कौन सी बची, ई एफ भुजा अपनी, ई एफ भुजा। गिनो कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने भुजा हुए, 12। तो हम कह सकते हैं इसके जो किनारे हुए कितने हुए, 12। अब हम इसको संबंध स्थापित करते हैं इसके द्वारा। तो देखो संबंध क्या है, b प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, क्या b प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। तो देखो सुनो, b अपने पास कितने हैं, मतलब शीर्ष जो कितने अपने 8 प्लस फेस कितने अपने 6 बराबर किनारे कितने 2, 12 प्लस 2 बराबर सामने दे दें 14 इज इक्वल टू, मतलब 14 बराबर 14। ये अपना क्या हुआ, इसमें संबंध स्थापित हो गया। 3D आकृति घनाभ के अंदर हमने क्या किया, संबंध स्थापित कर लिया। क्या किया, संबंध स्थापित कर दिया 3D आकृति घनाभ के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या होगा। अब हमें सबसे पहले इस पर बात करते हैं, ये अपने जो ये हमने अब तक जो बताया आपके लिए, ये अपने क्लास के जो अपने नोट्स हैं उनसे कोई मैटर नहीं रखता अपने आप में, लेकिन ये बताना जरूरी है, आइलेट्स सूत्र से इसको संबंध दर्शाना जरूरी है।